Hello everyone, Jai Hind to all of you. So today is our second class for CDS Crash Course 2023-2. अभी तक की क्लास में हमने कवर किया है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और बाकी एक्ट जो ब्रिटिश रूल के टाइम वाले थे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें पार्ट 1 के अंडर आता है। So article 1 to 4 deal with the union and its territory. आर्टिकल 1 to 4 डील करता है यूनियन और उसकी सीमा क्षेत्रों के बारे में। हिंदी में इसका ये मतलब होगा। आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग इंडिया दैट इज भारत एक संघो राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। देखिए यूनियन ऑफ स्टेट में क्या होता है, you have no right to leave। टू लीव से मतलब है स्टेट के लिए ना, आपके लिए नहीं, ये स्टेट की बात की जा रही है। यूनियन ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग जो मिलके समूह बनाया हुआ है राज्यों के द्वारा, उसमें राज्यों को ये परमिशन नहीं होती कि वो अपने समूह को छोड़ दे, जबकि फेडरेशन ऑफ स्टेट में ऐसा होता है, क्योंकि ये एक एज एन एग्रीमेंट ये फॉर्मेशन हुई होती है फेडरेशन ऑफ स्टेट की। जैसे यूएस से ना, यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है, स्टेट की अलग होगी और सेंट्रल वाली या फेडरेशन की अलग होगी, जबकि यूनियन ऑफ स्टेट में ऐसा नहीं होता। आपके पास सिंगल सिटीजनशिप होगी। जैसे इंडिया है ना, आप इंडिया के नागरिक हो, ना कि दिल्ली के, मुंबई के, कहीं के भी नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के हो। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग टेरिटरी ऑफ इंडिया से क्या मतलब क्या है कि हम किसको टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलेंगे। देखिए इसमें तीन चीजें, टेरिटरी ऑफ स्टेट, राज्यों की जितनी भी सीमाएं होंगी सारी वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंडर आएंगी। यूटी हमारी सारी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंडर आएंगी, यूनियन टेरिटरीज। और वो सारी टेरिटरीज जो इंडियन गवर्नमेंट ने किसी भी टाइम पे एक्वायर की हुई है, वो भी सब टेरिटरीज एक्वायर बाई इंडियन गवर्नमेंट एट एनी टाइम। ये सिंपल सी दो चार चीजें आपको आर्टिकल 1 के अंदर याद रखनी है, यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन ऑफ स्टेट और डेफिनेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो बात करते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट। यूनियन ऑफ इंडिया में कोई नया स्टेट जोड़ने के लिए और कोई नया स्टेट बनाने के लिए दैट मीन्स एग्जिस्टेंस स्टेट से ऐसे पार्ट करके एक नया स्टेट बनाने के लिए, या बाहर से लाके भी ऐड करने के लिए। बाहर से दैट मीन्स कोई एक्वायर कर लेना किसी दूसरी स्टेट या नेशन की टेरिटरी को, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग था। अभी आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन ऑफ चेंज इन एग्जिस्टिंग स्टेट। ठीक बात, देखिए जैसे फॉर्मेशन था किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का, उसमें चेंज कर सकते हैं, उसका एरिया बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या उसकी बाउंड्री घटा सकते हैं, या उसका नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको दो कंडीशन याद रखनी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3। टू कंडीशन, दो कंडीशन कौन कौन सी है। द फर्स्ट इज द पीरियड रिकमेंडेशन, किसकी, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट्स पीरियड रिकमेंडेशन। राष्ट्रपति की आपको पूर्व अनुमति लेनी होगी ये करने से पहले। और दूसरी है कि प्रेसिडेंट शुड आस्क द स्टेट states for their view कि भाई हम ऐसा करना
चाह रहे हैं या पार्लियामेंट ने ये प्रपोजल दिया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। जैसे मान के चलिए कोई स्टेट है ना, और पार्लियामेंट ने बोल दिया कि भाई इसका एरिया जो है हमें थोड़ा चेंज करना है, ऐसे करना है इसको। पार्लियामेंट की मर्जी है, वो कैसे भी कर सकते हैं कि हमें इसका नाम चेंज करना है। तो पहले प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देंगे कि हम ऐसे करने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर स्टेट से इस बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, और उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो उससे ना कोई मतलब ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट पर बाउंडेड नहीं है, नॉट बाउंडेड, कि आपको मानना ही मानना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर ये बाउंडेड होगा तो सुप्रीम पावर तो स्टेट के पास चली गई ना, पार्लियामेंट के पास पावर कहाँ रही फिर? स्टेट ने बोल दिया कि हमें नहीं करना, अगर वो बाउंडेड है तो उन्हें मानना पड़ेगा, फिर नहीं होगा तो पार्लियामेंट से सुपीरियर हो गया ना फिर इस केस में स्टेट, इसलिए नॉट बाउंडेड। प्रेसिडेंट पर बाउंडेड नहीं है, वो सुन लेंगे, अगर उन्हें अच्छा लगा तो मान लेंगे, नहीं लगा तो डजेंट मैटर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी काम का नहीं है। ये आर्टिकल 3 के अंदर हमने बात की है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 4। देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4, लॉज मेड फॉर एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट और अल्टरिंग देयर नेम साइट। इसमें क्या है कि जैसे हमने अभी बात की लास्ट स्लाइड में कि किसी स्टेट का हमें एरिया चेंज करना, नेम चेंज करना है, तो उसके लिए जो लॉ बनाए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 के अंडर लाए जाएंगे। ठीक है, और ये एक अमेंडमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंडर ये अमेंडमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होना चाहिए। अब सिंपल मेजोरिटी से क्या मतलब होता है? 50+1, है ना, 50+1 ये होगी आपकी सिंपल मेजोरिटी, जो नॉर्मल वाली मेजोरिटी होती है ना। और ऑर्डिनरी बिल यानी कि सामान्य, एक सामान्य सा विधेयक लाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसको पास कर देंगे और उसके नाम में, एरिया में जो भी चेंज होगा वो हो जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 इज रिक्वायर। ये आपको याद रखने वाली बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि सेशन, देखिए सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं, CESSION का यहाँ पे लिख लेते हैं, CESSION। देखिए, इस शब्द से मतलब है कि सेशन मीन्स आपने कोई टेरिटरी या तो परचेज कर ली या एज अ गिफ्ट आपने ले ली या किसी को दे दी। इसमें दोनों कंडीशन अप्लाई है, दोनों तरफ के लिए, है ना, सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी अप्लाई है। इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना। द थर्ड इज लीज, अपने लीज पर ले लिया, प्लेबिसाइड कर लिया। प्लेबिसाइड दैट में जनमत संग्रह, यानी कि लोगों की राय के द्वारा कोई चीज करना। प्लेबिसाइड, ये 4 कंडीशन है, परचेज, गिफ्ट, लीज और प्लेबिसाइड। ये अगर आप इस वर्ड के अंदर कोई काम करते हो तो वो चीज अमेंडमेंट के अंदर आएगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। देखिए, आर्टिकल 368 आप ऐसा बोल लीजिए, आर्टिकल 368 एक गेट है। जो भी बिल इसके अंडर से लाया जाएगा वो अमेंडमेंट के थ्रू ही लाया जाएगा। ठीक है, और जो इसके अंडर से नहीं लाया जाएगा वो सामान्य ऑर्डिनरी बिल होगा। जैसा कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में बात की, अगर स्टेट के नाम को घटाना, बढ़ाना, चेंज करना है तो वो अमेंडमेंट के अंडर नहीं आएगा, वो नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल से पास हो जाएगा। लेकिन अगर ये अमेंडमेंट के अंडर आएगा तो इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी और आर्टिकल 368 के थ्रू लाया जाएगा। ठीक है, अभी एक केस हुआ हाल फिलहाल में का लेटेस्ट यही है, 2015 में हमने क्या किया, बांग्लादेश के साथ टेरिटरी का एक्सचेंज किया। थोड़ी टेरिटरी हमने उनको दी अपनी और थोड़ी उनसे ली, क्योंकि कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट था। जैसे मान लीजिए बांग्लादेश का एरिया ऐसे करके यहाँ तक आ रहा है ना, और हमारा एरिया थोड़ा इधर जा रहा है, तो हमने क्या किया, ये वाला एरिया उनसे ले लिया और ये वाला एरिया हमने उनको दे दिया। तो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट थोड़ा सिंपल हो गया ना, हमारा बॉर्डर भी सिंपल हो गया, उनको मेंटेनेंस करने में भी आसानी हो गई। जो भी चीज़ है वो कंडीशन के हिसाब से कर ली जाती है। तो ये याद रखना है कि 100th अमेंडमेंट
एक्ट 2015 के द्वारा ये बांग्लादेश के साथ किया था हमने, एक्वायरिंग ऑफ सम टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर सम टेरिटरी। देखिए ये कुछ ट्रांसफर किए और कुछ लिए बांग्लादेश के साथ। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। देखिए क्या था, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि ब्रिटिश प्रोविजन के टाइम पे स्टेट को एज ए नॉर्मली डिवाइड किया। देखें उनको ना बेसिकली रूल करना था, और रूल करने के लिए उनको सिंपल सा चाहिए था कि भाई कोई उनके लिए रेवेन्यू जनरेट कर दे, जो उन्होंने टैक्स वैक्स लगाए हैं वो अपना अच्छे से एप्लीकेबल हो जाए, और बाकी जो चीज़ें हैं नॉर्मल अपना चलती रही। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आपने लैंग्वेज बेस पे स्टेट बनाओ, हर किसी के लिए अलग दो, क्योंकि उससे पहले प्रिंसली स्टेट थी, है ना। एज सच कोई ऑर्गेनाइज तरीके से कोई स्टेट का फॉर्मेशन नहीं था। स्टेट जैसी उस टाइम पे कोई टर्म भी नहीं थी, है ना। प्रांत चलते थे, बंगाल प्रांत, है ना, इधर वाला प्रांत, उड़ीसा वाला प्रांत, प्रोविजंस वाला सीन चलता था। ठीक है, तो उसमें क्या था, टोटल प्रिंसली स्टेट थे 552 552, जिसमें 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। अब देखिए ये हमने लास्ट पढ़ा था ना कि 3 कंडीशन दी गई थी कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर ले या पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, और ये कंडीशन हमने नहीं दी थी, तो ब्रिटिश वालों ने दी थी, या वो इंडिपेंडेंट रहे। या इंडिपेंडेंट रहे। तो 3 स्टेट ऐसी थी जिन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करने में आनाकानी का सीधे मना ही कर दिया। उसमें कौन थे, सबसे पहले हैदराबाद। जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनकी ज़्यादा झुकाव था पाकिस्तान की तरफ। अब देखिए हैदराबाद कहाँ पे सिचुएटेड है, हमारे साउथ में, पाकिस्तान बिल्कुल हमारे नॉर्थ वेस्ट में। अब वहाँ से वो बोल रहे हैं कि हम तो उस वाले स्टेट को ज्वाइन करेंगे, है ना। ये नॉर्थ को साउथ से मिलाने वाली बात हो गई। तो इसमें क्या किया गया, इनको इंडिया में जोड़ा गया बाई पुलिस एक्शन। हैदराबाद को पुलिस एक्शन के द्वारा 13 सितंबर 1948। ईयर याद रखना है आपको, बस डेट आप चाहे तो लेकिन याद ही कर लेना, लेकिन ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन का नाम, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के थ्रू हैदराबाद को इंडिया में एंटर किया गया था बाई पुलिस एक्शन। उसके बाद थे जूनागढ़ में भी सेम चीज़ थी। वहाँ की जो जनता थी वो मैक्सिमम हिंदू थे जो इंडिया में आना चाहते थे, लेकिन वहाँ का जो रूलर था, है ना, प्रिंसली स्टेट में आता था ये, उनका झुकाव भी पाकिस्तान की तरफ था। वो बोलते थे कि हम पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन वहाँ की जनता का झुकाव इंडिया की तरफ था। तो उस कंडीशन के हिसाब से जो सबसे बेस्ट हो सकता था, रेफरेंडम करा लिया गया। रेफरेंडम दैट मीन्स जनता की राय ले ली, इलेक्शन करा लिया गया कि भाई ज़्यादा लोग किस तरफ जाना चाहते हैं। जिस तरफ इलेक्शन के रिजल्ट आए उसी साइड उनको ऐड कर दिया। अब ज़्यादातर जनता, मैक्सिमम पब्लिक हिंदू थी, तो उन्होंने इंडिया के फेवर में वोट की, तो इंडिया में ऐड कर लिया गया इनको रेफरेंडम के द्वारा। ये आपको ये याद रखना है कि किन्हें किस प्रोसेस के द्वारा ऐड किया गया था। जैसे हैदराबाद को पुलिस एक्शन के द्वारा, जूनागढ़ को रेफरेंडम के द्वारा, और एक थे कश्मीर जो बहुत टाइम तक सिर दर्द बना रहा उसकी वजह से, उस टाइम पे जो कंडीशनें बनी। एक तो इनका बॉर्डर पे होना एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया, है ना। पाकिस्तान को लगा कि ये तो बहुत आसान चीज़ है, जाओ और कब्जा कर लो। जैसे ही डिवाइड हुआ 1947 में, पाकिस्तान ने क्या किया, कश्मीर पे हमला बोल दिया कि भाई हम तो इसको ऐसे ही कब्जा लेंगे। क्योंकि जब तक देखिए एज सच कोई हमारे पास खास आर्मी थी नहीं, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी थी, नए नए आज़ाद हुए थे। लेकिन पाकिस्तान ने सोचा कि ये सबसे बेस्ट टाइम है कश्मीर को कब्जा करने के लिए, और उन्होंने कश्मीर पे हमला कर दिया। वहाँ पे लूटपाट जितनी भी चीज़ें हो सकती थी उन्होंने सब की। तो महाराजा हरि सिंह जो वहाँ के रूलर थे, हिंदू थे, देखिए ये दोनों पाकिस्तान जाना चाहते थे, हैदराबाद और जूनागढ़, लेकिन ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, इनको चाहिए थी आज़ादी, है ना। तो जब एक टाइम पे आके इनको लगा कि अगर अब हमने इंडिया को ज्वाइन नहीं किया तो कश्मीर हमारे हाथ से गया,
उसे पाकिस्तान आर्मी कब्जा कर लेती। तब इन्होंने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन साइन किया। भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन साइन किया इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन साइन किया गया महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा। इसमें क्लियरली इंडियन गवर्नमेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्लियर बोल दिया था कि हम आपको हेल्प तभी देंगे जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन साइन कर देंगे। तो मजबूरी में इनको करना पड़ा और इस तरीके से कश्मीर इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बना। तो ये तो वो 3 स्टेट के बारे में हमने बात की। अभी बात करते हैं कि 1950 में इंडियन टेरिटरी किस हिसाब से डिवाइडेड थी। देखिए जैसा मैंने अभी बात की, ब्रिटिश टाइम पे प्रोविंस वाला सिस्टम ज़्यादा था, तो उन्होंने क्या किया हुआ था, एज ए नॉर्मल तरीके से 4 पार्ट में उसको डिवाइड किया हुआ था। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में आते थे 9 स्टेट जो कि गवर्नर प्रोविंस थे, बोल सकते हैं आप, जो बॉर्डर वाले इलाके थे ना, वहाँ पे उन्होंने अपना एक गवर्नर अपॉइंट कर दिया कि भाई आप वहाँ पे रूल करो। 9 स्टेट गवर्नर्स प्रोविंस। पार्ट बी 9 स्टेट प्रिंसली स्टेट। ये 9 स्टेट ऐसे थे जो प्रिंसली स्टेट थे। पार्ट सी के अंडर आते थे सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड, यानी कि जो डायरेक्ट सेंटर के द्वारा रूल किए जाते थे। आज के टाइम में आप बोल सकते हैं जैसे यूटी वाला सिस्टम वो पे अप्लाई होता था। पार्ट सी में सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड। और पार्ट डी में था अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जो आइलैंड या आइलैंड वाला इलाका है, ऐसे बीच बीच वाला, डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है हमारा उसका लैंड के साथ। ठीक है, तो ये पार्ट डी में डाल दिया। तो टेरिटरी ये 1950 में डिवाइड था। जब वो चले गए 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो चुका था, तभी क्या हुआ, साउथ से डिमांड उठनी शुरू हुई कि भाई हमें लैंग्वेज के बेस पे सेपरेट स्टेट बना दो। लैंग्वेज बेस पे कि जो उड़िया बोलते हैं उनके लिए अलग लैंग्वेज बना दो, जो स्टेट बना दो। जो कन्नड़ बोलते हैं उनको अलग कर दो, जो तमिल बोलते हैं उनको अलग कर दो। मतलब जितनी भी लैंग्वेज के हिसाब से वो बोलना चाह रहे थे कि हर लैंग्वेज के हिसाब से हमें अलग दे दो। तो इसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले एक कमीशन अपॉइंट किया गया, धार कमीशन। एस के धार इसके चेयरमैन थे। ये किया गया 1948 दिसंबर में। धार कमीशन वाज अपॉइंटेड टू एग्जामिन द फैसिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज बेसिस, कि आप जाके ये पता कीजिए कि क्या लैंग्वेज बेस पे हम स्टेट को क्रिएशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इन्होंने क्या कहा कि भाई रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कहा कि रीऑर्गेनाइज तो कर दो लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे करो। ये याद रखना है कि इन्होंने लैंग्वेज बेस को मना कर दिया, लिंग्विस्टिक फैक्टर को मना कर दिया। देन लिंग्विस्टिक फैक्टर, लैंग्वेज बेस को मानने से इन्होंने मना कर दिया और एडमिनिस्ट्रेटिव बेस को बोला कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जो इजी रहे उस हिसाब से रीअरेंज कर दीजिए। लेकिन इसका भी कोई रिजल्ट निकला नहीं, तो इसके बाद दोबारा से एक कमेटी बनाई गई, जेवीपी कमेटी। ये 1948 ये दिसंबर में, ये जून था, 1948 जून, दिसंबर में ये वाली थी जेवीपी। 1948 दिसंबर जेवीपी। देखिए ये नाम याद रखना है आपको, जैसे जवाहरलाल नेहरू, विजय वल्लभ भाई पटेल और पीजे पट्टा भैया सीतारमन। नोट कर लेना आपने, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टा भैया सीतारमन। ये 3 लोग थे जो कमेटी अपॉइंट की कि आप जाके अच्छे से एक बार एग्जामिन कीजिए कि क्या लैंग्वेज बेस पे हम रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट लैंग्वेज एज द बेसिस। लैंग्वेज को इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। 2 कमीशन अपॉइंट हुए हैं, इन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया, धार कमीशन और जेवीपी कमेटी। ठीक है, लेकिन तभी एक घटना घटी। क्या हुआ, ये थे पट्टी श्रीमल्लू, एक कांग्रेसमैन थे, काफ़ी ओल्ड लीडर थे कांग्रेस के। इन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी लैंग्वेज बेस पे स्टेट फॉर्मेशन के लिए कि भाई हम तो भूख हड़ताल करेंगे। वो ही गांधी जी वाला फंडा करके बैठ गए और इनकी डेथ हो गई आफ्टर 56 डेज ऑफ हंगर स्ट्राइक। अब देखिए एक ना एक कंडीशन आप समझिए, जब
कोई लंबे टाइम से मांग चली आ रही है और उसके लिए आंदोलन हो रहे हैं, स्ट्राइक हो रही है, और सडनली जो उन्हें लीड कर रहा है उसकी डेथ हो जाए ड्यू टू स्ट्राइक, तो गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और जनता के ना भड़कने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। तो इसके लिए क्या किया गया, इन्होंने मजबूरी में, आनन फानन में, अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स मजबूर हो गई टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जो क्रिएट किया गया अक्टूबर 1953, ठीक है, बाई सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम मद्रास स्टेट। मद्रास से अलग किया गया, जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे उनको अलग कर दिया गया। लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत आने स्टार्ट हो गए। जैसे बाकी लोगों को जब पता लगा कि ऐसे आंध्र प्रदेश का क्रिएशन हो गया है लैंग्वेज बेस पे, तो उन्होंने जो भी अपनी स्ट्राइक थी उनको और तेज कर दिया, उनको और इम्प्रूव कर दिया कि भाई उनको मिल गया तो हमको भी मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। फिर इन्होंने क्या किया, एक फाइनल कमीशन अपॉइंट किया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग। ये फाइनल था, इसके बाद कोई अपॉइंट नहीं हुआ था। फैजल अली कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको याद रखना है। फैजल अली जो मेंबर थे, इनके नाम से ही कमीशन में, देखिए बेसिकली जो कमीशन का नाम होता है ना, वो या तो उस पर्सन के नाम पे होता है जो चेयर करता है, या कमेटी में उन सभी लोगों का नाम डाल दिया जाता है। तो जैसे फैजल अली, केम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू, ये 3 मेंबर फैजल अली कमीशन के पार्ट थे। इन्होंने क्या किया, लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया। ये बात आपको एकदम माइंड में इम्बिड कर लेनी है कि एक्सेप्ट लैंग्वेज एज द बेसिक ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को लैंग्वेज का बेस मान लिया गया, लेकिन एक कंडीशन पे कि वन लैंग्वेज वन स्टेट वाली थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। लैंग्वेज तो मान लिया, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट वाली थ्योरी अबोलिश कर दी उन्होंने कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अब आप ही देखिए इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, बहुत सारी ना। अब हर किसी को हम अलग स्टेट दे देंगे तो कैसे, कहाँ तक उनका एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाएंगे उनका। उनमें आपस में कम्युनिटी के जो झगड़े होंगे वो अलग। और इस कमीशन ने क्या किया गया कि सजेस्ट टू अबोलिश द 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन। 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन कौन सा, वो ABC वाला, ABCD वाला, कि इसको अबोलिश कर दो, इसका कोई सीन नहीं है, इसको खत्म करो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट दीज रिकमेंडेशन बाई 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और क्या हुआ फिर, एज अ रिजल्ट 1 नवंबर 1956 को 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरेटरीज वर क्रिएटेड। 14 राज्य और 6 यूनियन टेरेटरी क्रिएट की गई 1 नवंबर 1956 को। ये वो स्टेट और टेरेटरीज हैं। देखिए स्टेट में कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। और जो हमारी यूटी थी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकाओ एंड अमीनी देवी आइलैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। ये हमारी 1956 में टेरिटरी थी। अभी क्या हुआ फिर 1906 में, अब कुछ अलग थोड़े से फैक्चुअल चीजें उन पे बात कर लेते हैं। 1960 में क्या किया गया, बॉम्बे को डिवाइड कर दिया गया, इसमें महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र और गुजरात। अलग कर दिया गया 1960 में। और तो इस तरह से क्या हुआ, गुजरात बना हमारा 15th स्टेट, 15वां राज्य बना हमारा गुजरात।
एक था हमारा दादरा एंड नागर हवेली, दादरा एंड नागर हवेली। दादरा एंड नागर हवेली क्या था, 1954 तक पोर्चुगीज के अंडर थी। वही पोर्चुगीज जो सबसे पहले आए थे और अब तक जम के बैठे थे एक कोने में दुबक के, है ना। पोर्चुगीज के कंट्रोल में थी 1954 तक, लेकिन वहां पे लोगों ने क्या किया, ऐसे विद्रोह करके इनको भगा दिया और एडमिनिस्ट्रेशन 1954 से 1961 तक लोगों के द्वारा किया गया, कैरिड बाय पीपल, कैरिड बाय पीपल। 1954 से 96 तक लोगों के द्वारा किया गया और इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, मेड अ यूनियन टेरिटरी। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1961 के अंडर, 1961 के अंडर इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, दादरा एंड नागर हवेली को। फिर उसके बाद थी एक गोवा, वही गोवा जहाँ पे घूमने का प्लान बनता है हमेशा और कैंसिल भी हो जाता है ना, दमन एंड दीव। ये भी पोर्चुगीज के अंडर से, लेकिन इनको पुलिस एक्शन के द्वारा लिया गया। नाइनटीन 1961 में, और 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इनको यूटी बना दिया गया, गोवा, दमन एंड दीव ना। लेकिन 1987 में क्या हुआ, 1987 गोवा को एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया, गोवा मेड अ स्टेट। नाइनटीन 87 में इसको, गोवा को एक फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा दे दिया गया। यहाँ पे आगे लिख लेते हैं ना। द नेक्स्ट इज पुडुचेरी। पुडुचेरी के बारे में अगर हम बात करें, PUDDUCH, ठीक है। पुडुचेरी का क्या था, यहाँ पे फ्रांसीसी बैठे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने आराम से इज्जत से इसको हैंड ओवर कर दिया इंडिया को 1954 में, और इसको भी यूटी बना दिया गया अंडर 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, इसको भी यूटी बना दिया गया। देन नागालैंड, नागालैंड बना हमारा 16th स्टेट। उसके बाद क्या हुआ हमारा, पंजाब को भी डिवाइड किया गया, पंजाब, पंजाब को कहाँ दो उसमें क्या गया, उससे काट के हरियाणा अलग बना दिया गया, हरियाणा और पंजाब दो राज्य बना दिए गए। हरियाणा बना हमारा 17th स्टेट। देखिए आपको ये सब बताने के पीछे एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि बहुत बार क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं कि कौन सी स्टेट कौन से से पहले बनी है बाद में बनी, तो वो क्रोनोलॉजी आपको समझ आ जाए, इसके लिए इतनी डिटेल में ये आपको चीज़ें बताई जा रही है। हरियाणा हमारा 17th बना, लेकिन 1971 में क्या हुआ, 1971 में हिमाचल प्रदेश को, जो कि एक यूटी था, 18th स्टेट बना दिया गया, इसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया, यूनियन टेरिटरी से हटा के। देन मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। ये बनाए गए हमारे 18th ये हुआ, ये 19th
21। अभी हम बात करते हैं एक थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेट, सिक्किम। देखिए सिक्किम क्या था, एक प्रिंसली स्टेट था। 1947 तक यहाँ पे रूल होता था चोग्याल का। ये नाम याद रखना है आपको, चोग्याल, CHOGYAL। चोग्याल्स का यहाँ पे रूल था सिक्किम में। लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ से छोड़कर चले गए तो सिक्किम को बना दिया गया एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट, प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, कि भाई हम आपको इंडिया के प्रोटेक्शन में देके जा रहे हैं। ठीक, इंडिया के प्रोटेक्शन में देके चले गए। लेकिन क्या हुआ, 1974 में इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। एसोसिएट मीन्स एक सहायक होता है जो जूनियर के पोस्ट पर होता है ना, तो इंडिया का एक सहायक स्टेट का दर्जा दिया गया ऐसे। इसमें क्या होता है, जो स्टेट की पुलिस होती है वो सब इसके अंडर आती है, सिक्किम के। लेकिन जो 3 चीजें थी, जैसे डिफेंस, कम्युनिकेशन, और एक्सटर्नल अफेयर, ये रखे इंडिया ने अपने पास। ये इंडिया के अंडर आते थे, यूनियन ऑफ इंडिया के, है ना। लेकिन 1975 में क्या किया गया, जो वहाँ के लोग थे उन्होंने एक विद्रोह स्टार्ट कर दिया कि भाई अब हमें चाहिए डेमोक्रेसी। ये प्रिंसली स्टेट वाला सीन बहुत हो चुका अब तक। तो चोग्याल के खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया 1975 में। किन लोगों ने, पीपल ऑफ सिक्किम। तो फिर क्या हुआ, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको फुल फ्लैज स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया 1975 में। सिक्किम बिकेम फुल फ्लैज स्टेट। और आर्टिकल 371F में इसको लेकर जो स्पेशल प्रोविजंस हैं उसके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 371 में। और ये स्टेट बना कौन सा, ये 21 तक यहाँ पे हो गया था ना, तो ये 22nd स्टेट। सो ये थे हमारे जो मेनली स्टेट थे कि कौन कैसे बना, है ना। देखिए 23 था हमारा मिजोरम, 24 अरुणाचल प्रदेश, एंड 25 गोवा, 26 इज छत्तीसगढ़, और 27 वाज द उत्तराखंड यूके, एंड 28 वाज झारखंड, 29 वाज तेलंगाना। लेकिन अभी फिलहाल 29 स्टेट नहीं है, 28 हैं। क्यों? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का स्टेट वाला दर्जा था उसको हटा के उसको यूटी बना दिया गया है। ठीक, तो ये सब था हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में।
नेक्स्ट सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के बारे में अगर हम बात करें तो ये पार्ट टू में कवर होती है, आर्टिकल 5 to 11 तक। देखिए, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सिंगल एंड यूनिफॉर्म सिटीजनशिप फॉर द इंटायर कंट्री। ये भी समझ आ रहा है? यूनियन ऑफ स्टेट की डेफिनेशन के बारे में जब हमने बात की थी कि सिंगल सिटीजनशिप होगी इंटायरली कंट्री के लिए। इसमें क्या हुआ, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 5 तरीके दिए गए हैं आपको सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए। एक तो बाई बर्थ ना, बाई बर्थ में क्या कंडीशन है कि आप इंडिया में पैदा हुए हो 26 जनवरी 1950 को के बाद, पर्सन बोर्न इन इंडिया और आफ्टर 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के पहले। ये ना, ये डेट आपको याद रखनी है, 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1997 के पहले। शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। उसके माता पिता की नेशनैलिटी को नज़रअंदाज करते हुए उसको इंडिया की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। फॉरेन डिप्लोमेट के जो चिल्ड्रन होते हैं ना, जो इंडिया में पोस्टेड हैं और एनिमी अलाइंस, जो दुश्मन कंट्री के लोग हैं, वे इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते। देखिए, ये जो फॉरेन डिप्लोमेट होते हैं ना, इनको तो किसी भी देश की ऐसे सिटीजनशिप नहीं मिलती, क्योंकि ये आज मान के चलिए यूके में है ना, कल इंडिया में आ गए, एक बच्चा इनका यूके में हुआ, वहाँ पे पैदा हुआ, एक बच्चे का जन्म इनका इंडिया में हुआ, तो क्या उन्हें अलग अलग मिलेगी? नहीं, ये जिस देश के ये नेटिव हैं इन्हें वहाँ की ही सिटीजनशिप मिलेगी। क्लियर? और ये हर देश के डिप्लोमेट के साथ अप्लाई होता है। द सेकेंड इज बाई डिसेंट। बाई डिसेंट भी आप ले सकते हैं। पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, एक पर्सन जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 जुलाई 1992, वो भी इंडिया का सिटीजन माना जाएगा अगर उसके जन्म के टाइम पे उसके फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ या देयर बर्थ। ठीक है, पॉइंट 2 क्लियर हुआ। थर्ड नंबर इज बाय रजिस्ट्रेशन। भाई हमने एक रजिस्ट्रेशन कर दिया कि हमें क्या करना है, आपके देश की नागरिकता चाहिए, जो जो हमने कंडीशन है वो फुलफिल कर ली और हमारी एप्लीकेशन सबमिट हुई, पास हुई, तो हम रजिस्ट्रेशन के द्वारा इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। ठीक है भाई। नेचुरलाइजेशन, आप अपने आप भी इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं अगर आप 12 साल तक इंडिया में रह रहे हैं। एक फॉरेन पर्सन है जो इंडिया में रह रहा है अगर 12 साल तक, लेकिन इसमें भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको 5 साल कर दिया गया है। कौन से वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ये रहा 2019, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब 12 साल नहीं रहना, अब सिर्फ 5 साल रहना है। तो ये तो 5 तरीके थे आपको सिटीजनशिप लेने के, लेकिन सिटीजनशिप आपकी लॉस भी तो हो सकती है ना, बाय रीयूनिकेशन। रीयूनिकेशन मीन्स आपने खुद से छोड़ दी, इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ के आपने किसी दूसरी कंट्री की एक्वायर कर ली, तो भी आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। बाय टर्मिनेशन, आपको टर्मिनेट कर दिया गया कि किसी वजह से, तो भी आपकी चली जाएगी। और बाय डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन के द्वारा भी चली जाएगी जब आपने धोखे से ली हो। धोखे से दैट में जैसे आपने अभी रजिस्ट्रेशन वाली बात की ना, आपने रजिस्ट्रेशन से या किसी और मेथड से इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, लेकिन बाद में पता लगा कि आपने उसमें धोखा किया था, तो बाय डेप्रीवेशन अगर आपने एक्वायर की है तो भी आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी ना। लेने के 5 तरीके हैं और छीनने के 3 तरीके। द नेक्स्ट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए, ओवरसीज सिटीजन क्या होते हैं? सिटीजन एक्ट 2003 में जो अमेंड किया गया उन लोगों के लिए जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन बाहर देशों में रहते हैं। इंडियन ओरिजिन दैट मीन्स जिनके मदर, फादर या ग्रैंडफादर इंडिया से हैं लेकिन वो बाहर विदेशों में बसे हुए हैं। उसमें 16 कंट्री इंक्लूड हैं, जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान और बांग्लादेश तो बाहर ही हैं क्योंकि हमारे ही पार्ट थे। अब इसमें डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना।
पाकिस्तान और बांग्लादेश जिसमें इंक्लूड नहीं है विल बिकम एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि समुद्र के पार वाले जो इंडिया से बाहर दूसरे देशों में रहते हैं लेकिन इंडियन ओरिजिन के हैं। इसके क्या बेनिफिट होते हैं? OCI आर इंटाइटल टू सम बेनिफिट्स लाइक मल्टीपल एंट्री, इंडिया में मल्टीपल एंट्री ले सकता है, मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा, लाइफ लॉन्ग वीजा मिल सकता है उसको, मल्टीपर्पज किसी भी पर्पज के लिए है, बहुत सारे पर्पज के लिए, ठीक है। इवन दे आर नॉट इंटाइटल टू होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ओबीसी है तो जो बाई बर्थ होंगे ना सिर्फ वही ले सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफिस एंड दे कांट वोट, और ये वोट भी नहीं कर सकते, ठीक। द थर्ड इज ऑल पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन PIO, पर्सन ऑफ ओरिजिन कार्ड होल्डर आर डीम्ड टू बी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर विद इफेक्ट फ्रॉम 9 जनवरी 2015। 9 जनवरी 2015 से वो सभी PIO कार्ड होल्डर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे, ठीक। ये तो हमारा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में। द नेक्स्ट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस एक्ट में क्या प्रोविजन था कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन किन 3 कंट्रियों के, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो इंडिया में एंटर हुए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले या उस दिन ना, और का मतलब होता है उस दिन या उससे पहले, वो इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं किए जाएंगे और उन्हें ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल मान लिया गया है। एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप यानी कि उन्हें सिटीजनशिप का एक तरह से दे दी जाएगी, दान दे दिया जाएगा सिटीजनशिप का, है ना। इट ऑल्सो रिड्यूस द पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन, अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात की, फ्रॉम 11 ईयर्स टू 5 ईयर्स में 11 साल से 5 साल कर दी गई। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट इज फंडामेंटल, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इस पे जितने स्टार लगाए उतने कम है। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, NDA, CDS, CAPF, बस थोड़ा लेवल का डिफरेंस हो जाएगा NDA और बाकी दोनों एग्जाम में। देखिए द फंडामेंटल राइट्स आर कम्स इन पार्ट 3। पार्ट 3 के अंडर आते हैं आर्टिकल 12 to 35। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ये याद रखना है ना। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स इज डिस्क्राइब एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ये गारंटीड है हमें और डिफेंडेड है बाई द सुप्रीम कोर्ट। इस बात का क्या मतलब हुआ कि अगर किसी ने हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करने की कोशिश की या हमसे छीनने की कोशिश की तो हमारी इस चीज से बचाव की सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके लिए क्या चीजें 5 रिट्स हमें जारी की गई हैं, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे पूरी डिटेल में, ठीक है। द पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपेल दैम बट, ये ध्यान रखना, बट ओनली बाई या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऑर्डिनरी एक्ट के द्वारा ये नहीं कर सकते आप, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही चाहिए। यानी कि कौन से गेटवे से पास होना पड़ेगा? आर्टिकल 368, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ऑर्डिनरी एक्ट से पास नहीं होगा, ठीक। अभी आर्टिकल 12 हैज डिफाइन द टर्म स्टेट। आर्टिकल 12 में क्या किया गया है? स्टेट की डेफिनेशन दी गई है कि हम स्टेट किसे बोलेंगे। देखिए वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके सर पे गवर्नमेंट का हाथ है, सीधे शब्दों में ऐसे याद करिए, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके सर पे गवर्नमेंट का हाथ है, चाहे वो कोई प्राइवेट ही क्यों ना हो, बशर्ते उसमें गवर्नमेंट एडिड होनी चाहिए, है ना। फुल्ली प्राइवेट के साथ बात नहीं अप्लाई नहीं होगी, गवर्नमेंट एडिड होनी चाहिए, उसको भी हम स्टेट में ऐड करेंगे। जिसमें क्या आएगा? पुलिस इसमें आएगी, सारे डिपार्टमेंट आ गए, PWD इसमें आ गया, इंजीनियरिंग, बिजली, सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि जिनके सर पे डायरेक्ट गवर्नमेंट का हाथ है। गवर्नमेंट दैट इज चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट। आर्टिकल 30 डिक्लेयर दैट ऑल लॉ दैट आर इनकॉन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। अच्छा, इसको बिल्कुल सीधे शब्दों में अगर हम समझें तो क्या है कि ऐसा मान लो
ये एक रोड जा रही है, ठीक। अभी इस पे क्या है, एक घर बना हुआ है, बिल्कुल इससे लग के ऐसे ऐसे बना हुआ है। लेकिन क्या हुआ, इस सड़क के दोनों तरफ जो गवर्नमेंट की जगह छोड़ी जाती है ना, वो मान के चल रहे हैं हम कि 10-10 फुट और है, जो कि इस घर ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है। उस पर 10 फुट जगह इसकी कब्जा ली और अपना घर बना दिया। तो जो PWD वालों की बुलडोजर जो आएगा, क्या वो इसका सारा घर ढाएगा या सिर्फ इस 10 फुट को खाली कराएगा? क्योंकि जिस पे इसका अवैध कब्जा है वो उसी को खाली कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, तो उन्हें बाकी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ इस 10 फुट को खाली कराएंगे। अब सेम चीज अप्लाई कर दीजिए आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 ये बोल रहा है कि ये जो सड़क है ना, ये है आपके फंडामेंटल राइट, और ये जो घर बनाया हुआ है, ये एक लॉ बना दिया गवर्नमेंट ने। उस लॉ में क्या है, कुछ पार्ट ऐसा है जो आपके फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है, तो वो फंडामेंटल राइट्स जो हिस्सा आपके फंडामेंटल राइट के आड़े आ रहे हैं ना, वो वॉइड माना जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आई थिंक क्लियर हुआ आपको अच्छे से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल 13, ये कहना क्या चाहता है। तो आर्टिकल 12 और 13 में डेफिनेशन दी गई है कि स्टेट क्या है और जो कोई लॉ लाया जाएगा वो कितना वॉइड होगा, कहाँ तक होगा। आई थिंक आई एम क्लियर। ठीक है, अभी बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स जो हमारे स्टार्ट होते हैं, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18। देखिए आर्टिकल 14 में बोला गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून से, कानून की नज़र में सब लोग एक समान है और सभी को एक समान प्रोटेक्शन दिया जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और पैलेस ऑफ बर्थ। उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आर्टिकल 15 में डिस्क्राइब है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 में क्या बोलते हैं कि आपको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में दैट मीन्स आप मान के चलो कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम चल रहा है ना, और उसमें उन्होंने बोल दिया कि सिर्फ ए ग्रुप के लोग आ सकते हैं या सिर्फ बी ग्रुप के लोग आ सकते हैं, जबकि टोटल मान लें हम बाकी बहुत सारे ग्रुप हैं, ऐसा वो नहीं कर सकते, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। कोई भी आके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी इक्वली देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते, ये फंडामेंटल राइट्स है, अगर कोई इसको प्रैक्टिस करता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हो, ठीक। द नेक्स्ट इज आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। देखिए मिलिट्री और एकेडमिक दैट मीन आपने PhD कर ली तो आप डॉक्टर लगा सकते हैं नाम के आगे, जैसे डॉक्टर कुमार विश्वास, वैसे एक पोइट है लेकिन डॉक्टर कुमार विश्वास यानी कि PhD होल्डर है। और भी बहुत सारे, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, बहुत सारे लोग हैं। और मिलिट्री में जैसे कर्नल, मेजर, लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, जनरल, ये सब। इन 2 पोस्ट के अलावा आप कोई भी टाइटल नहीं लगा सकते। जैसे आप बोल दे कि भाई मैं तो आपके नाम के सामने राजा लगाऊंगा, आप नहीं लगा सकते, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 14 टू 18 अगर आप डिटेल में देखें ना, तो ये किस बात पे बात कर रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी। ये 5 आर्टिकल जो हैं ये इक्वल रखने की कोशिश की गई है हर किसी को, बिना किसी भेदभाव के। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, आज़ादी, आर्टिकल 19 टू 22। आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट, हमें 6 अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से हैं ये पूछ लेते हैं ना, ये याद रखने हैं आपको। स्पीच, असेंबली, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, द नेक्स्ट इज मूवमेंट,
द नेक्स्ट इज रेजिडेंस, एंड द लास्ट वन इज प्रोफेशन। देखिए स्पीच का मतलब क्या है, हर किसी को बोलने का अधिकार है। जैसा भी आपने देखा होगा ना कि राइट टू स्पीच, हमें बोलने का अधिकार है, लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, ठीक। आप असेंबल हो सकते हो, लेकिन इसकी दो कंडीशन है, एक तो आप पीसफुल होने चाहिए और विदाउट आर्म्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हथियार लेके इकट्ठे हो रहे हैं कि भाई ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ देश की संप्रभुता को और एकता को खतरा होगा ना, वहाँ पे ये फंडामेंटल राइट्स आपके कर्टेल कर दिए जाएंगे। जैसे असेंबली फंडामेंटल राइट्स आपका, लेकिन अगर आप हथियार लेके इकट्ठा होने लगे तो क्या हुआ, आप दंगा कर सकते हैं, गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपका राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 कर्टेल हो जाएगा, यानी कि सस्पेंड हो जाएगा, अगर आप खुद से फंडामेंटल राइट का ब्रीच करें। एसोसिएशन, आप एसोसिएशन बना सकते हैं। मूवमेंट, आप पूरे इंडिया में फ्रीली कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं भी हो, चाहे वो वहीं पे क्यों ना हो, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में वहाँ भी जा सकते हैं एज एन इंडियन सिटीजन। देन रेजिडेंस, आप इंडिया में कहीं भी बस सकते हैं, बस कुछ चीज़ों पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, जैसे मिलिट्री वाला एरिया और सेंसिटिव एरियाज, लेकिन आप मैक्सिमम एरिया में कहीं पे भी बस सकते हैं। और आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, आपको कोई बाउंड नहीं कर सकता कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मिलिट्री में जाओ, पुलिस में जाओ, डजेंट मैटर। जो आपको प्रोफेशन चूज करना है वो चूज कर सकते हैं, बशर्ते लीगल हो, है ना। कॉन्ट्रैक्ट क्लियर बनने वाला प्रोफेशन नहीं है इसमें, ठीक है। द नेक्स्ट इज आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इसमें क्या बोला गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ, क्या बोलते हैं उसको, एविडेंस देने के लिए या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। दैट इज ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग। ये जो पुलिस वाले जबरदस्ती करके आपका वो ले लेते हैं ना, बयान ले लेते हैं, वो कोर्ट में एप्लीकेबल होता नहीं है, वैसे कस्टडी में लिया गया प्लान। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप किसी को जबरदस्ती खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। द नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हर किसी की लाइफ की प्रोटेक्शन किया जाएगा और उसकी पर्सनल लिबर्टी की रक्षा की जाएगी आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। देखिए ये दो आर्टिकल ऐसे हैं, आर्टिकल 20 और 21, जो सस्पेंड नहीं होते ड्यूरिंग इमरजेंसी, बाकी सब सस्पेंड हो जाते हैं। ड्यूरिंग इमरजेंसी दे कांट बी सस्पेंडेड, ठीक है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन 21A ऐड किया गया, एडिशनल आर्टिकल बना के 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये फंडामेंटल राइट्स 21A ऐड किया गया। इसके अकॉर्डिंग एजुकेशन देनी है 6 to 14 ईयर्स तक की एज ग्रुप के बच्चों को एजुकेशन देना उनका फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं स्टेट पे, यानी कि स्टेट उसको एप्लीकेबल करेगी, और ये जस्टिकेबल होते हैं, यानी कि अगर इनमें से किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा तो आप कोर्ट जा सकते हैं कि भाई हमारा ये फंडामेंटल राइट को प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं किया जा रहा। क्लियर बात। नेक्स्ट इज 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। देखिए किसी को इसमें गिरफ्तारी वाले सीन है सारे कि आपको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होगा, जिसमें से ट्रैवल का टाइम एलिमिनेट करने के बाद। वो ऐसा क्यों है, मान के चलिए किसी को हम पकड़ के लाए हैं, कन्याकुमारी से पकड़ के लाए हैं और उसकी दिल्ली में पेशी करनी है, तो क्या पॉसिबल है कि 24 घंटे के अंदर हम उसको पकड़ भी लेंगे और वहाँ पे पेश भी कर देंगे? तो उसमें ट्रैवल का टाइम कट करने के बाद जो टाइम बचता है वो काउंट किया जाता है 24 आवर्स। और उसमें बहुत सारे सर्टेन केस है कि आप बिना वारंट किसी के घर की तलाशी नहीं ले सकते या बिना वारंट किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें सारे, यानी कि अरेस्ट से रिलेटेड सारे प्रोविजन है जो एक पर्सन के लिए बेनिफिशियरी हो सकते हैं, बशर्ते वो इलीगल ना हो, है ना। द नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट
एक्सप्लोइटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध जो है हमारे आर्टिकल 23 एंड 24। अकॉर्डिंग आर्टिकल 23 प्रोहिबिटेशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आप किसी को जबरदस्ती बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते अकॉर्डिंग आर्टिकल 23, दैट इज आवर फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग जो बच्चों को है आप फैक्ट्री में या हैजार्डस पैलेस जहाँ पे उनकी जान को खतरा है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि वहाँ पे उनका सिंपल सी बात उत्पीड़न नहीं होगा, है ना। फैक्ट्रियाँ और जो हैजार्डस पैलेस हैं वो बच्चों के काम करने के लिए थोड़ी ना है, उनको तो पढ़ना है। इसी चीज़ से बचने के लिए कहीं ना कहीं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड किया गया ताकि जो लोग बहाना बनाते थे गरीबी का कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, बच्चों को हम क्या पढ़ाएं, हमें खुद खाने का नहीं है, तो 6 to 14 ईयर्स तक तो गवर्नमेंट उनको पढ़ाएगी, बस आप भेजो तो सही। ठीक है, ये आर्टिकल क्लियर हुए 23 एंड 24। द नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। आर्टिकल 25 से 28 तक जो है हमारे रिलीजियन के बारे में बात की गई है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसेशन एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स में जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए आप, हनुमान जयंती के दिन हम क्या करते हैं, झांकी निकालते हैं हनुमान जी की, और एक मुहर्रम के दिन क्या होता है, वो ताजियाँ निकालते हैं, ईद पे नमाज अदा करते हैं। क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं उनके रिलीजियस अफेयर्स को, मंदिर की कमेटी बना ली, वो सब चीज़ें। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग आर्टिकल 26। अकॉर्डिंग आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट, ये ध्यान रखना है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजियन। कोई आपसे ऐसा नहीं बोल सकता कि आपको इतना टैक्स देना है अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मानोगे, अगर आप इस रिलीजन को नहीं मानोगे तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा ये इस चीज़ से हमें आज़ादी दी गई है। एक तरह से अगर हम मेडाइवल इंडिया की बात करें तो जो जजिया कर याद आ रहा है, जजिया कर जो नॉन मुस्लिम पे लगता था, उनको उनके रिचुअल्स परफॉर्म करने देने की एक तरह से टैक्स था। तो मॉडर्न तरीके से अगर बोला जाए तो अभी आपसे कोई जजिया कर नहीं वसूल सकता, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। आप किसी चाहे भले ही किसी भी धर्म के हो ना, उसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, बुद्धिस्ट, जैन सभी ऐड है। ठीक है, द नेक्स्ट इज आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसको आप ऐसे समझिए, कोई स्कूल है वो गवर्नमेंट एडिड है, ये प्राइवेट पे एप्लीकेबल नहीं है ना। ये आर्टिकल 28 प्राइवेट पे एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट एडिड या फुल्ली गवर्नमेंट स्कूलों पे एडिड है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। किसी पर्टिकुलर रिलीजियस के बारे में आप सिर्फ उसी रिलीजियस के बारे में नहीं पढ़ा सकते। देखिए, एक न्यूट्रल टोन तो हर जगह एप्लीकेबल है, हम तो इतना तो बुकों में ही पढ़ते हैं ना हर धर्म के बारे में, तो न्यूट्रल टोन एप्लीकेबल है हर जगह। लेकिन पर्टिकुलर आप किसी रिलीजियस को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन प्राइवेट में चल सकता है, जैसे चलता है गुरुकुल प्राइवेट चलते हैं, वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, वो कैसे भी करें। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिकल 29 to 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखिए, आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चरल ऑफ माइनॉरिटी। जो माइनॉरिटी हैं, कल्चर में हो चाहे स्क्रिप्ट में हो या लैंग्वेज में, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और प्रोटेक्शन कौन देगा, गवर्नमेंट या स्टेट बोल सकते हैं। स्टेट वर्ड इज मच बेटर, क्योंकि स्टेट में फिर सभी आ जाते हैं, वो पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट सभी ऐड हो जाते हैं ना। द नेक्स्ट इज आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या कहें, माइनॉरिटी को ये परमिशन दी गई है कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उनको इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मदरसा, उसको गवर्नमेंट ऐड देती है, एज ए माइनॉरिटी वो उसको इस्टेब्लिश करते हैं और एडमिनिस्टर करते हैं। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट
आर्टिकल 30 के अंडर आता है। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 31, ये था राइट टू प्रॉपर्टी, इसको अभी डिलीट करके राइट टू प्रॉपर्टी, इसको डिलीट करके अभी फंडामेंटल राइट की बजाय लीगल राइट बना दिया गया, लीगल राइट। इसको ऐसा क्यों किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। अभी जैसे मान के चलिए ये मेरा खेत है, ठीक है, और यहाँ से एक हाईवे पास होना है या रेल की पटरी पास होनी है या कुछ भी ऐसी चीज पास होनी है जिसमें मुझे अपने खेत को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो फंडामेंटल राइट है कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी, तो मैं मना कर दूंगा देने से। लेकिन क्या मेरे अकेले के फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए पूरे देश का नुकसान करना सही था? इसी वजह से इसको फंडामेंटल राइट से हटा के एज अ लीगल राइट रख दिया कि भाई आपका एक लीगल अधिकार है कि आप खेत रख सकते हैं या प्रॉपर्टी रख सकते हैं। क्लियर हुई बात? ये थे हमारे सारे फंडामेंटल राइट। अभी आर्टिकल 32, ये भी फंडामेंटल राइट का ही एक पार्ट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए अभी तक हमने जितने भी फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ा, जब भी हमें फील हुआ कि भाई हमारे किसी फंडामेंटल राइट का ब्रीच हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई हमारा ये फंडामेंटल राइट एप्लीकेबल करो। उसके लिए क्या किया गया है, 2 प्रोविजन दिए गए हैं, इसे बोलते हैं रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो कौन से गेटवे से जाना पड़ेगा, आर्टिकल 32 से, और अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो 226 से जाना पड़ेगा। 2 आर्टिकल याद रखने हैं, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 32 वाला गेटवे पकड़ना, और अगर आपको हाई कोर्ट जाना है, गेटवे नहीं, इनको हाईवे पकड़ लो, है ना, तो कौन सा वाला 226 नंबर वाला हाईवे पकड़ना है आपको हाई कोर्ट जाने के लिए। ठीक है, अभी इसमें 5 रेट्स का जिक्र किया गया है, जिसमें हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेरिटोरिया, क्वो वारंटो। अभी आपको इसकी कोई भी निमोनिक बना के इनको याद कर लीजिए। अभी इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मींस, हैबियस कॉर्पस ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी ना, समझने की कोशिश करना है। ये कोई बेचारा इंसान है, ये आया, ये जज है, कि यू ऑनर माई क्लाइंट हैज बीन डिटेन्ड। डिटेन्ड मीन्स उसको नजरबंद कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है, एट द एयरपोर्ट। आई एम हियर टू आस्क फॉर हिज बॉडी बैक। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। इसका मतलब होता है जज, किसी को आप इलीगल तरीके से डिटेन कर लोगे, उसके अंदर ये हैबियस कॉर्पस रिट जारी की जाती है बाई कोर्ट, जज के द्वारा। ठीक है, ये किन किन के अगेंस्ट कैन बी इश्यूड, अगेंस्ट, किन किन के अगेंस्ट ये इश्यू की जा सकती है। प्राइवेट अथॉरिटी, प्राइवेट अथॉरिटी, द सेकंड इज पब्लिक अथॉरिटी। भले ही आप प्राइवेट अथॉरिटी हैं, लेकिन आपको ये राइट किसने दे दिया कि आप किसी को डिटेन कर लें, किसी को उठा लें, बंधक बना लें, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी केस हैं जिनके खिलाफ इनको आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते। कांट इश्यू अगेंस्ट, डिटेंशन इज लॉफुल। जैसे मान के चलिए किसी बंदे को उठा लिया, उस पर चार्जेस हैं मर्डर के, है ना, उसको पुलिस ने उठा लिया और लॉकअप में डाल दिया, लेकिन उसका दोस्त पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, योर ऑनर हमें तो उसकी बॉडी वापस चाहिए, उसके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, डिटेन कर लिया उसको, लेकिन वो लॉफुल है ना, तो उसमें जज कुछ नहीं कर सकता, है ना, उल्टा आपको ही पकड़ लेगा कि आजा तू भी उसको कंपनी दे साथ में। ठीक, द सेकंड इज डिटेंशन। अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर किसी कोर्ट के ऑर्डर पे उसको डिटेन किया गया है, भाई अगर उसको किसी कोर्ट के ऑर्डर पे डिटेन किया गया है तो भी आप उसके खिलाफ नहीं कर सकते। और एक है
अगर डिटेंशन इज आउटसाइड द jurisdiction ऑफ द कोर्ट। CTIO, ठीक है। किन के खिलाफ कर सकता है? प्राइवेट के अकॉर्डिंग, सॉरी प्राइवेट अथॉरिटी और पब्लिक अथॉरिटी दोनों के अगेंस्ट इश्यू कर सकता है हैबियस कॉर्पस। लेकिन किन के खिलाफ नहीं कर सकता? अगर डिटेन लॉफुल है, किसी कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ है या उसके ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, तो ये सब आती है हमारे हैबियस कॉर्पस के अंदर, जो कि एक रिट्स है। नेक्स्ट इज मैंडमस। मैंडमस में क्या होता है? मैंडमस मीन्स वी कमांड। ये बैठे हैं ना कमांड देने के लिए जज, ये कोई गरीब आदमी है बेचारा, इसने कहा योर ऑनर पुलिस इज नॉट टेकिंग माई कंप्लेंट, कि भाई पुलिस ने मेरी कंप्लेंट नहीं ली। इन्होंने सुना अच्छा ऐसी बात है, इन्होंने बोला वी ऑर्डर यू टू टेक हिज कंप्लेंट, कि इसकी कंप्लेन लो, ये अकॉर्डिंग टू रिट्स ऑफ मैंडमस। इन्होंने कहा श्योर श्योर सर, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो ले ही रहे थे, बस लिखने वाले थे, खुद उठ के आ गए बाहर, है ना, हम तो ढूंढते हुए इसको यहाँ तक आ गए। ये पुलिस क्या है? पब्लिक अथॉरिटी। दिस इज द मैंडमस, दैट मीन्स वी कमांड। लेकिन ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट आप इसको जारी नहीं कर सकते। भाई आप कैसे करेंगे ना, इसने बोल दिया, चलो मान के चलते हैं, इसने एक एप्लीकेशन दी कि भाई इस पर साइन कर दो, मुझे लीव चाहिए। प्राइवेट की बात कर रहे हैं ना, प्राइवेट कंपनी के, कि उन्हें बोल दिया कि मैं नहीं करता, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है कि भाई उसने ऐसा नहीं कि आप उसको कमांड दो? नहीं कर सकता। ये सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी पे अप्लाई होगा, प्राइवेट और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई नहीं होगा मैंडमस। क्लियर है? द नेक्स्ट इज प्रोहिबिटेशन। प्रोहिबिटेशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, किसी को उसके औकात में रखना। सीधे शब्दों में अगर हम बात करें, इट इज इश्यू बाय ए हायर कोर्ट। ये एक हायर कोर्ट, ये हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को एक्सटेंडिंग इट्स ज्यूरिडिक्शन, अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर का या उससे उसकी हद से कुछ ज़्यादा बड़ा फैसला देने के खिलाफ जारी की जा सकती है। इसने क्या किया? बाई लिसनिंग टू ऑल द फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट। हम लोअर कोर्ट, ये लोअर कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये कुछ फैसला सुनाने ही वाले थे, लेकिन हायर कोर्ट ने कहा हे लोअर कोर्ट, हम क्या करते हैं, तुम्हें ये ऑर्डर देते हैं फ्रॉम डिसाइडिंग एनीथिंग ऑन दिस मैटर, इस मैटर पे आप कुछ भी ऑर्डर नहीं देंगे। ये होता है टू फॉरबिड, हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को दी जाती है रिट ऑफ प्रोहिबिटेशन के अकॉर्डिंग। ये वही हमारी बीच में बेचारी गरीब जनता है ना। रिट ऑफ प्रोहिबिटेशन इज नॉट अवेलेबल, ये किस किसके और अगेंस्ट नहीं कर सकते हम? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, इनके खिलाफ इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ही दे सकती है, इनको नहीं दे सकती एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेटिव बॉडी को, है ना। एक कोई बिल विल बनने से थोड़ी रोक सकते हैं कि भाई हम तुमको ऑर्डर देते हैं ये बिल पास मत करो, नहीं कर सकते ऐसा। आई थिंक आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। द नेक्स्ट इज सेरिटोरी, रिट ऑफ सेरिटोरी। इसमें क्या होता है कि ये बेचारी गरीब जनता, इसने क्या, लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई ऐसा है, आपको दे दी गई है उम्र कैद की सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पूरी उम्र जेल में रहो, मजे में चक्के पीसो आटा बनो। लेकिन हायर कोर्ट ने कहा हे लोअर कोर्ट, वी वांट दिस केस टू बी ट्रांसफर टू अस, कि भाई ऐसा है ये केस फटाफट हमें सेंड कर दो, है ना, तुम्हारे बस की बात है नहीं, या हम तुम्हारे दिए हुए ज्यूरिडिक्शन से खुश नहीं है, या हम उसको नहीं मानते, या हमें उस पर डाउट है, कुछ भी रीजन हो सकता है ना। हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट को बोल दिया कि ये केस की डिटेल हमें, या ये केस हमें ट्रांसफर करो इन विच रिट सेरिटोरियस को ऐसे याद कर सकते हैं, सी से सेरिटोरियल और सी से केस ट्रांसफर करवा लिया खुद को। टू बी सर्टिफाइड, हम सर्टिफाई करेंगे कि आपने सच बोला, सही तरीके से ज्यूरिडिक्शन दिया, अपने ज्यूरिडिक्शन के अंडर दिया है, बिल्कुल सही तरीके से दिया है कि कैसे दिया है, हम उसको एग्जामिन करेंगे। हायर कोर्ट टू इंटीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, है ना। रिट ऑफ सेरिटोरियल इज इश्यू ऑन द ग्राउंड ऑफ, ये दो ग्राउंड पे की जा सकती है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी केस उठा के बुला लिया, या तो एरर ऑफ लॉ
या तो उसमें कानून में कोई गलती हुई है, उसने जो लोअर कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया है, आपको लगता है कि ये एक्ट का इन्होंने अपने माइंड में नहीं रखा या इसका सही तरीके से इन्होंने नहीं पढ़ा, तो आप बुला सकते हैं एरर ऑफ लॉ, एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन और लैक ऑफ जुरिडिक्शन। या तो उनके फैसले से आप खुश नहीं है या उसने अपनी पहुंच से बाहर जाकर फैसला सुना दिया। ये दो कंडीशन पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट नहीं हुआ, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड किया कि भाई एक चीज हम ऐड कर रहे हैं 1991 में। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट कैन बी इश्यू अगेंस्ट, ये जो रिट ऑफ सेरिटोरिया है कैन बी इश्यूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो जिसमें नहीं लिखा ना, यहाँ लिख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी, इनके खिलाफ भी ये जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल दैट किया था 1991 में, बस ये याद रखना है आपको, इससे ज़्यादा ऐसा चीज में कुछ है नहीं, है ना। इंडिविजुअल क्वासी जुडिशियल ओनली इनके खिलाफ हो सकते थे, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के अगेंस्ट भी ये रिट इश्यू की जा सकती है। द नेक्स्ट इज क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से तुमने ये काम कर दिया, क्वो वारंटो। इसमें सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, इन केस ओनली पब्लिक ऑफिस कैन बी इश्यूड। कैन बी इश्यूड, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस के केस में ही जारी की जा सकती है। किन किन के खिलाफ ये नहीं कर सकते, कांट, एक तो मिनिस्ट्रियल ऑफिस, और प्राइवेट ऑफिस। इनके खिलाफ ये नहीं कर सकते और इनके कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये कोई बेचारा पब्लिक ऑफिस है, रिट ऑफ क्यू वारंटो के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस, है ना, किस अधिकार से तुम इस कुर्सी पे बैठे हो। पब्लिक ऑफिस में ही हो सकता है ये, मिनिस्ट्रियल और प्राइवेट ऑफिस में नहीं हो सकता। प्राइवेट ऑफिस दैट मीन्स कोई 10th पास भी या फेल्ड भी किसी कंपनी का सीईओ हो सकता है, उसमें ये कोर्ट कुछ नहीं बोल सकती कि भाई आप किस अथॉरिटी से यहाँ इस कंपनी के सीईओ बने हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो या बोर्ड ऑफ मेंबर हो। प्राइवेट में इनको कोई हक नहीं है बोलने का, और कैसे बोल सकते हैं, उसने अपने दम पे खड़ा किया या जो भी कुछ है वो उनका पर्सनल मैटर है। द कंसर्न पर्सन टू एक्सप्लेन टू द कोर्ट बाई व्हाट अथॉरिटी ही सी होल्ड द ऑफिस। देखिए इसमें क्या होता है, इन्होंने इससे क्वेश्चन करा और इसको इस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप किस अथॉरिटी से इस पोजीशन को होल्ड किए हुए हो। ये कब होता है, जब कोई उस चीज के लिए इंटाइटल्ड नहीं होता, टाइटल्ड नहीं होता, यानी कि उसके अधिकार में नहीं होता या उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं होता, तब ये क्वो वारंटो के अकॉर्डिंग उससे क्वेश्चन किया जाता है। आई होप ये 5 की 5 रिट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है ना, इनसे कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अभी हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है ना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जिन पर भी स्टार है मतलब वो आपके कंधों पे स्टार लगा देंगे, अच्छे से पढ़ना है उनको, ठीक है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 इसको हिंदी में याद करेंगे ना तो एक रिदम में याद हो जाएंगे ना। 15, 16, 19, 29, 30 जो सिर्फ सिटीजन, ओनली सिटीजन, 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 आर्टिकल हैं, ये आपको याद कर लेने। ये सिर्फ सिटीजन्स के साथ, देखो सारे याद नहीं करने होते हैं ना, आप सिर्फ वो याद कीजिए जो सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, जो आपको याद नहीं है यानी कि वो दोनों के लिए अवेलेबल है। जैसे 14, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए, जो कुछ ऐसे हैं जो सभी के लिए अवेलेबल है।
बोथ मीन्स सिटीजन्स और जो हमारे नॉन सिटीजन्स हैं। आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये अवेलेबल टू बोथ, ये दोनों के लिए अवेलेबल। ओके, द नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए जब आपने फंडामेंटल राइट्स ले लिए तो आपको कुछ ड्यूटी भी तो निभानी पड़ेगी ना। फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगी थी 1975 से 1977 तब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा ये ऐड की गई थी। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को देखते ही आपके दिमाग में एक चीज क्लिक होनी चाहिए कि भाई इससे 3 वर्ड भी ऐड किए गए थे। याद आ रहे हैं कुछ? अभी कल वाली क्लास में तो किए थे हमने, 2 तो एस से थे, 1 आई से था। याद आया? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही जोड़े गए थे प्रीएम्बल में। ठीक है। दी अमेंडमेंट आल्सो एडेड पार्ट 4A, पार्ट 4 में फंडामेंटल राइट थे, पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी। आर्टिकल 51A में सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। शुरू में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फिलहाल में शुरू में 10 थी, और ये यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके हमने अप्लाई की है। रिकमेंडेशन थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो नॉन जस्टिसेबल। देखिए नॉन जस्टिसेबल दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में चले जाएंगे इस बात को लेके कि भाई ये वाली फंडामेंटल ड्यूटी आपने क्यों नहीं की, या ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो 11 की 11 है ना, ये 11 की 11 आपको याद करनी है। 11 की 11 ड्यूटी आपको रिमेंबर होनी चाहिए। इससे पूछ लेता है कि कौन सी ड्यूटी है कौन सी नहीं है ना। देखिए अभी टाइम को ध्यान में रखते हुए हम सब चीज क्लास में कवर नहीं कर सकते। कुछ चीजें हैं जो सिर्फ एक तरह से रट्टाफिकेशन वाली है ना, वो तो आपको याद करनी पड़ेगी ना आउटसाइड से। अभी उनमें हम यहाँ पे स्लाइड में लाते उस पर टाइम वेस्ट करते, उसका कोई फायदा था नहीं। आपको रट लेनी है और जरूर रटनी है, मतलब याद कर लेनी है अच्छे से ना, रटना है क्या होता है। द फंडामेंटल ड्यूटी नॉन जस्टिसेबल है, कांट बी इन्फोर्स। आप किसी के द्वारा इनको इन्फोर्स नहीं करा सकते, यानी कि लागू नहीं की जा सकती। ये हुई सिटीजन्स के लिए, पीपल्स ऑफ इंडिया। ये लोगों के लिए एक तरह से गाइडलाइन है कि भाई आपको इतनी इतनी चीजों के लिए एज अ गुड सिटीजन उनको फॉलो करना चाहिए। अब सेम चीज हमने अप्लाई की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट को भी एक हमने क्या किया गया, एक तरह से उनका एक पथ दे दिया गया कि भाई आपको इन इन चीजों को फॉलो करते हुए रहना है ताकि आप एक गुड गवर्नेंस के तौर पे एक्ट कर सकें। इन पार्ट 4 फ्रॉम आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी ऐड है हमारे पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 तक। सॉरी फंडामेंटल राइट थे हमारे पार्ट 3 में, नॉट 4, पार्ट 3। ये लिए गए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से और फंडामेंटल ड्यूटी ली गई थी यूएसएसआर से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको डिस्क्राइब किया है एज ए नोवल फीचर्स, प्रिंसिपल नोवल फीचर्स। दे कैन बी क्लासीफाई इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी। 3 ब्रॉड कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की एक तरह से फॉर्मेशन की गई थी। एक तो सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। इन तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना। अभी इसमें क्या है, देखिए जो गांधीयन प्रिंसिपल है ना, इसमें कुछ आर्टिकल है। कौन कौन से आर्टिकल आते हैं इसके अंदर? आर्टिकल 40, 43, 43B, 46 और 47, 48 ये जो है हमारे गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर आते हैं और ये आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। नेट की मदद ले सकते हैं आप, गूगल की मदद ले सकते हैं, लेकिन ये आर्टिकल आपको पढ़ने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन ये आपको ही पढ़ने हैं। ठीक है। द नेक्स्ट इज 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। देखिए 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। इसमें क्या गया, एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया गया, ऐड वन मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल विच रिक्वायर द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेट को ये गाइड किया गया या एक तरह से आदेशित किया गया कि आपको इस दिशा में भी काम करना है कि इनइक्वालिटी को मिनिमम करना है,
इनकम स्टेटस, फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी सबको एक लेवल में लाने की कोशिश करनी है। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के अकॉर्डिंग। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एडिड 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रिंसिपल जोड़े गए ओरिजिनल लिस्ट में, आर्टिकल 39, 39A, 42 और 48A। ठीक है। सो ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आपको शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है, रिवीजन तो करना ही है, और हमारी इवनिंग वाली क्लास जो होती है PYQ बेस, वो जरूर देखनी है। उसके जितने भी PYQ हैं वो सारे सेम टॉपिक के होते हैं जो हमने इस क्लास में कवर किए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। पढ़ते रहिए अच्छे से।